तो आज हम लोग ना वेक्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑल्सो कि 9 to 10 वाले बैच में हमेशा डिस्टरबेंस रहती है कुछ दिनों से, तो अगर मेरे को ऐसा लगेगा तो मैं आप लोग की चैट और माइक दोनों ऑफ कर दूंगी, और फिर अगर आप लोग को डाउट हो तो आप हैंड रेज कर दें। बात क्लियर हो गई है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई कुछ बोल रहे? अच्छा, वेक्टर्स क्या होते हैं? मैं जब तक स्क्रीन स्टार्ट करती हूँ, ये बताओ वेक्टर्स क्या होते हैं? कौन बताएगा वेक्टर क्या होता है? अरे बोल सकते हो, मैंने माइक अभी अलाउ कर रखा है। किसी को नहीं पता वेक्टर क्या होता है? नहीं सुना किसी ने? बोलो शिवांग। इंट्रैक्शन होती है ये, क्या होती है? इंट्रैक्शन बताते हैं ये। जो डायरेक्शन बताते हैं। हाँ, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, कोई एग्जाम्पल पता है आप लोगों को वेक्टर का? डिस्प्लेसमेंट मैम। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। और मैं एक बार शेयर कर देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? टीचर शॉर्टेस्ट पार्ट। शॉर्ट डिस्टेंस। Shortest path between 2 points। ये शॉर्ट पार्ट। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक आदमी खड़ा है यहाँ पे क्रॉस रोड पे, और वो रास्ता भूल गया कि उसे कहाँ जाना है। तो यहाँ पे एक इंसान से हेल्प मांगता है कि भाई मेरे को बता दो, और उस आदमी ने बस इतना बोला कि आप 10 मीटर्स चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। तो क्या ये आदमी पहुंच जाएगा वहां पे? अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा है, इसने किसी से हेल्प मांगी और उसने पूछा कि ठीक है मेरे को बता दो बस स्टॉप कहाँ पे है, और उस हेल्प वाले इंसान ने बोला कि भाई आप 10 मीटर्स चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। तो आप लोग बताओ, क्या उसने सही हेल्प करी है? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं? क्यों नहीं करी है? उसने डायनी थी कि भाई राइट चले जाओ, स्ट्रेट चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ। इसीलिए वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर्स हमें साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। अब डिस्प्लेसमेंट, जैसे ए से बी पॉइंट था, हमें जाना है। डिस्प्लेसमेंट जो आप कह रहे थे, मैं इस रास्ते से भी जा सकती हूँ, इस रास्ते से भी जा सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ, और इधर से भी जा सकती हूँ। जो सबसे छोटा रास्ता है उन दो पॉइंट्स के बीच में, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी सब रास्तों में हमारा डिस्टेंस होगा, और जो मेन है ए से बी में जो ब्लू लाइन का बना हुआ है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में मेजर करते हैं या डेली लाइफ में मेजर करते हैं, या तो वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। स्केलर का मतलब है उसमें बस मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब उसमें बस साइज है 10 20 कितना, पर ये नहीं पता राइट लेफ्ट कौन सी तरफ। तो जैसे अगर मैं बात करूं मास, आप बोल सकते हो आपका मास है जैसे 50 kg, पर आप ये नहीं बता सकते वो राइट तरफ है लेफ्ट तरफ है, आप बस क्वांटिटी बता सकते हो कि भाई 50 kg है। ऐसे आप लेंथ बता सकते हो कि 10 मीटर लेंथ है, पर किधर से 10 मीटर। बट अगर मैं बात करूं ऐसी चीजों की जैसे फोर्स, कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आप फोर्स लगा रहे हो, तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो या उधर से। अगर आपने इधर से फोर्स लगाया है तो वो बॉडी इधर मूव करेगी, वहीं अगर आप राइट साइड से फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी लेफ्ट साइड मूव करेगी। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो हम साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी में भी हम साथ में डायरेक्शन बताते हैं कि ठीक है, हिमाचल से जम्मू कश्मीर जाने की वेलोसिटी बता रहे हो या जम्मू कश्मीर से हिमाचल आते हुए की वेलोसिटी बता रहे हो। तो अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, एरो, कि भाई उस साइड मुड़ जाओ या उस साइड मुड़ जाओ। तो जब भी मैं कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखती हूँ, मैं क्या लगाती हूँ, उसके ऊपर एक एरो लगा देती हूँ, ऐसे कि मैं ए चीज बता रही हूँ उसके ऊपर एरो लगा दिया, मतलब वो साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं। और ये जो ऊपर एरो की
जब तक स्टार्ट नहीं हुआ ये जो जगह है वो उससे क्या पता चलता है उसका साइज क्या है। अब मैग्नीट्यूड, साइज का मतलब यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ। अब जैसे ही मैग्नीट्यूड बताना है मेरे को, उसको लिखने के 2-3 तरीके हैं। मैं अगर खाली ए लिखूं जिसके ऊपर एरो नहीं है तो वो भी मैग्नीट्यूड है। फिर मैंने ऊपर एरो तो लगा दिया पर साथ में ये मॉड वाला साइन लगा दिया दोनों साइड, तो ये भी मैग्नीट्यूड ही बताता है। मॉड का मतलब ना तो वो पॉजिटिव देगा ना नेगेटिव देगा, बस वो नंबर बता देगा मेरे को मैग्नीट्यूड कितना है। इतना क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। तो अब हम लोग ना अलग अलग टाइप के वेक्टर करते हैं कि कौन कौन से टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मेरे पास मान लो एक लाइन है और उस लाइन पे मैंने 2-3 वेक्टर बना दिए, जैसे ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, एक वेक्टर इधर जा रहे, एक इधर जा रहे, फिर 2 ऐसे जा रहे हैं, 3 ऐसे जा रहे हैं मान लेते हैं, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन पे बनाए हैं। ऐसे वेक्टर को कहते हैं कोलीनियर। आप देख भी सकते हो उसके नाम में ही लाइन आ रहा है, तो जो एक लाइन पे होते हैं उन्हें कहते हैं कोलीनियर वेक्टर। वही अगर मैं बात करूं वो वेक्टर की जो एक डायरेक्शन में है, मतलब जैसे आप और आपका फ्रेंड छत पे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं मून किधर है, एक तरह आप एक जगह पॉइंट कर रहे हो। अब आप दोनों के लिए मून तो एक ही जगह होगा ना, ऐसा तो नहीं है एक का मून राइट साइड है एक का मून लेफ्ट साइड है। तो जब आप मून की डायरेक्शन बता रहे हो तो आप दोनों के ही हाथ सेम तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। अब अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, मतलब आपको मून की तरफ देखने में, जैसे आप भी यहाँ पे खड़े हो, आप भी मून को देख रहे हो और आपका फ्रेंड भी मून को देख रहा है, तो आपकी जो देखने की चीज है उसमें हल्का सा भी डिफरेंस नहीं। तो ऐसे वेक्टर में 0 डिग्री होता है एंगल, कि आपको भी उधर देखना है इसको भी उधर देखना है, तो आपको घूमने की जरूरत ही नहीं, आप दोनों ही एक तरफ देख रहे हो। तो इन वेक्टर के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। अब बोलो प्रदीप। अब मान लेते हैं जैसे आप और आपका फ्रेंड ही है, अब आप दोनों के हाथ तो बराबर नहीं होंगे, एक का लंबा है एक का छोटा है, तो पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है पर जरूरी नहीं है उनका साइज सेम। पैरेलल वेक्टर क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मेरे पास है सन और मून, तो सन इस साइड है मून उसके अपोजिट साइड है, तो अगर आप दोनों चीजों को देखना चाहते हो तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हो गई। ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं एंटी पैरेलल, जो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन बनाते तो स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। 180. तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में 180 डिग्री एंगल होता है। अब 180 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? मैं पाई रेडियन। पाई रेडियन। तो हम एंगल में 1, बिल्कुल सही, हम एंगल में 180 की जगह पाई भी लिख सकते हैं, वो भी सेम ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं और सेम साइज के हैं, मतलब जैसे आप यहां से गए नॉर्थ में 2 मीटर, फिर आप वहां से वापस आ गए 2 मीटर साउथ की तरफ, दोनों एक तो अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का साइज भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, जिनका साइज भी सेम है और डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे मैंने लिखा है P इक्वल्स टू -Q, इस माइनस का मतलब ये है अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है सबको नेगेटिव वेक्टर्स? Yes, ma'am. Ma'am. नेगेटिव होता है पर वो सेम साइज नहीं होता। तो अब मैं 2 स्टेटमेंट बोलती हूँ, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर या ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप कौन से बता सकते हो, कौन सी करेक्ट है? all anti-parallel vectors are opposite या all opposite vectors are anti-parallel? बताओ क्या लग रहा है आपको, कौन सी सही है? अपोजिट का मतलब है उल्टे हैं और सेम साइज के हैं, एंटी पैरेलल का मतलब है बस उल्टे हैं। All anti-parallel vectors are opposite vectors। आप देखो
अगर मैंने ये एंटी पैरेलल बनाया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो है, पर इन दोनों का साइज सेम नहीं है, तो ऑल एंटी पैरेलल्स कैन नॉट बी अपोजिट वेक्टर। पर अगर मैंने दोनों का साइज सेम बनाया और उल्टी तरफ बनाया, तो जैसे ही मैंने उल्टी तरफ बनाया वो एंटी पैरेलल हो गया, और क्योंकि उनका साइज सेम है तो वो अपोजिट भी हो गया। बात समझ आई है मैंने क्या बोली है? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट कर दो नेक्स्ट पेज पे। हाँ, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ऐसे 4 मीटर और एक वेक्टर ऐसे है 3 मीटर, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये बन गया है मेरे पास एंटी पैरेलल। हाँ, अब अगर मैं ये बोल रही हूँ एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, डायरेक्शन अब उल्टी हो गई, तो अब मैं बोल रही हूँ ये 4 मीटर इस साइड है और इसके अपोजिट साइड में 4 मीटर ही है। अब ये बन गया है अपोजिट, क्योंकि दोनों का साइज भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। पर अगर मैं साइज को इग्नोर कर दूं कि मैं मानू ही ना यहाँ 4 मीटर है, तो ये कौन से वेक्टर है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। क्योंकि वो उल्टे हो गए। तो सारे अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल तो होते हैं, पर सारे एंटी पैरेलल वेक्टर का जरूरी नहीं है साइज सेम हो। अब बात क्लियर हो गई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम। तो अब अगर मैं बात करूं वो वेक्टर्स की जो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन के, कि मैंने 2 वेक्टर बनाए, ये भी 2 मीटर नॉर्थ में है, ये भी 2 मीटर नॉर्थ में है, और दूसरा वेक्टर बनाया ये भी 2 मीटर नॉर्थ में है, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का साइज भी सेम है, तो ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास वो वेक्टर आते हैं जीरो वेक्टर। जीरो का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, पर अगर मैं वेक्टर बोल रही हूं तो उसकी डायरेक्शन तो है, पर अगर मैं 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या हो जाता है, 0. 0। 0। तो मैं उसकी डायरेक्शन नहीं निकाल सकती, इसीलिए जीरो वेक्टर्स की कैसी डायरेक्शन होती है, अनडिफाइंड डायरेक्शन। अनडिफाइंड डायरेक्शन। हाँ, जीरो वेक्टर में मतलब कोई डायरेक्शन तो है, क्योंकि मैंने वेक्टर बोल दिया, पर उसकी डायरेक्शन में निकाल नहीं सकती, इसलिए हमने बोला अनडिफाइंड डायरेक्शन। अब को इनिशियल वेक्टर, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपका इनिशियल नेम क्या है, तो आप बताओगे आपका जो फर्स्ट नेम है, आप वो बता दोगे। ऐसे ही को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका फर्स्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे ये दोनों वेक्टर हैं यहाँ पे ए और बी, वो दोनों के दोनों ओ से निकल रहे हैं, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया। वहीं अगर ये दोनों वेक्टर एक पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, जैसे इस ओ पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। ये दोनों क्लियर हुए हैं, इनिशियल मतलब जो स्टार्ट एक पॉइंट पे हो रहे हैं, को टर्मिनल मतलब जो खत्म एक पॉइंट पे हो रहे हैं। इसमें डाउट है किसी को? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. अब जिसमें मेरे को देख रहे हो, जैसे फोन है या कंप्यूटर, तो मान लो उसकी स्क्रीन पे आपने ऐसे वेक्टर्स बनाए अलग अलग। अब आपने एक ही स्क्रीन पे बनाया या अलग अलग स्क्रीन पे बनाया? एक ही पे बनाया। तो Yes, ma'am. मतलब प्लेन सरफेस जिसका यस मैम, यस मैम। जिस जो प्लेन सरफेस है जिस पर आप बना रहे हो, आपने वो चेंज नहीं किया है, वो सेम रह रहा है। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन उल्टी सीधी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर है सबको? कोप्लेनर क्या होता है, सेम प्लेन वाले। Yes, ma'am. अब Yes, अगर ma'am. मैं बात करूं कि कोई वेक्टर है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया है उनको कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। और वही कोई वेक्टर है, वो मैं बोल रही हूँ कि भाई इतनी पूरी शीट है मेरे पास, इसमें कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं नॉट लोकलाइज्ड या फिर एन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर सबको? किसी में डाउट नहीं है? अच्छा, तो मेरे को बताओ कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं?
Opposite. मैम जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन उनका Direction. मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। हाँ, और अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? मैम जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। करेक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यूनिट वेक्टर। सुना है किसने पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है यूनिट वेक्टर, जिसने सुना है बताओ। मैम जिनकी वैल्यू 1 हो। हाँ, यूनिट वेक्टर का मतलब है वन। यूनिट का मतलब जहां पे आ गया वहां पे वन आ गया। अब वन का मतलब क्या है यहाँ पे? उसका मैग्नीट्यूड वन हो गया, उसका जो साइज था वो वन हो गया। पर क्योंकि वो वेक्टर है तो डायरेक्शन तो अभी भी बताएगा, बस उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन ईस्ट डायरेक्शन, कोई वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और उसकी डायरेक्शन भी बता दी ईस्ट। अब मैं क्या करूं, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मतलब साइज से। मैंने क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड था 10, उससे डिवाइड कर दिया ए वेक्टर को ए से। तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। अब इन ईस्ट तो अभी भी बच गया है, पर जो मैग्नीट्यूड था जो पहले 10 मीटर पर सेकेंड था वो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया है। अब जैसे ही ये केस हुआ, ये बन गया है मेरे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पे हम ऊपर एक कैप लगाते हैं। यूनिट वेक्टर की क्या खासियत है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, पर उसके बाद भी वो मेरे को वही डायरेक्शन बता रहा है जो स्टार्टिंग वाले वेक्टर की थी, ए वेक्टर की। इतना पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। Ma'am. तो यहाँ पे मैं ये रिलेशन भी लिख सकती हूँ कि अगर मेरे को कोई वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूं, इसका माई करनी है। तो अगर मैं कोई भी एक वेक्टर निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, उसके यूनिट वेक्टर में जितना साइज मेरे को चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेरे को बनाना है 50 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, 50 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो डायरेक्शन तो वही है ए वेक्टर वाली, पर मैग्नीट्यूड यहाँ हो गया 50। तो अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूं इस यूनिट वेक्टर से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। क्योंकि यहाँ पे था 1 मीटर पर सेकेंड, जैसे 50 से मल्टीप्लाई किया 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, और डायरेक्शन मेरे को ईस्ट वाली ही चाहिए थी। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे जैसे मेरे पास फोर्स गिवन है 5 न्यूटन इन ईस्ट, तो ईस्ट क्या बता रहा है, मेरी डायरेक्शन, 5 बता रहा है मेरा साइज, और n बता रहा है मेरी यूनिट की भी क्या चीज मेजर कर रही हूँ। और जैसे ये 1 न्यूटन हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब हम बार बार कोई भी पॉइंट या पार्टिकल बताते हैं तो हम उसे x, y, z इन तीनों की फॉर्म में बताते हैं। कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है 2, 3, 4, तो इसका जो 2 है वो x एक्सिस वाला पार्ट है, 3 y एक्सिस वाला पार्ट है, और 4 z एक्सिस वाला पार्ट है। अब बार बार x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बोलने की बजाय हमने तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना दी। x में होता है i कैप, y में होता है j कैप, और z में होता है k कैप। तो जैसे ही मेरे को x डायरेक्शन बोलनी है मैं क्या बोलूंगी, 2 i कैप। आई कैप लगाते ही मेरे को पता चल गया कि वो कौन सी डायरेक्शन है, x है। ऐसे ही मैं बोलूंगी 3 j कैप, तो j कैप लगाते ही मेरे को पता चल गया वो y डायरेक्शन है। और z के लिए मैं लगा दूंगी k कैप। ये फिक्स वैल्यूज हैं, ऐसा मत करना कि आपने x की जगह x के साथ j कैप लगा दिया। तो ये i कैप, j कैप, k कैप तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तीनों कौन सी, x, y, z। और जब भी मेरे को किसी पार्टिकल को कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x, y, z की फॉर्म में लिखना है तो मैं इन्हीं 3 यूनिट वेक्टर को यूज करूंगी। इनको और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 2 वेक्टर लूं तो एक रेक्टेंगल टाइप बन जाता है, जैसे x और y ले रही हूँ तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन बन गया। ऐसे अलग अलग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं लिख सकती हूँ।
अब अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ मेरे पास पॉइंट है 5, 6, 7, तो आप ये बताओ 5 के साथ कौन सा कैप लगाओगे? आई कैप। I cap. I cap. 7 के साथ जे K कैप। cap. मैं 7 बोल रही हूँ, 7 K cap. और 6 के साथ J cap. J कैप। J cap. अगर मैं डायरेक्शन उल्टी कर दूं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को माइनस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब मैं बोल रही हूँ माइनस x डायरेक्शन, तब आई कैप नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे माइनस आई कैप। ठीक है, ऐसे माइनस वाई में हो जाएगा माइनस जे कैप। ये सब पॉइंट क्लियर है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। yes, ma'am. अब अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे आई जे के कैप है, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, तो मैं अगर तीनों का साइज निकालूं, आई का साइज, जे कैप का साइज और के कैप का साइज, ये किसके इक्वल होना चाहिए अगर ये यूनिट वेक्टर है? 1. ये 1। 1K. ठीक है, तो इसमें याद रखना जो भी यूनिट वेक्टर है जिनके ऊपर भी टोपी लग गई है वो उनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट होता है, पीछे ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये मेरी जेड एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जो मैंने अभी सर्कल किया है? ओरिजिन। Origin. Origin. ओरिजिन बोलते हैं। ये मेरा Origin. ओरिजिन। मैं कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया है, मैं उसकी जगह बता सकती हूँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि ओरिजिन से कितना दूर है वो पॉइंट। अब अगर आप जैसे ध्यान से देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो मैं इसको फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ कि एक्स लगा हुआ है मेरा आई कैप की डायरेक्शन में, एक्स वाली डायरेक्शन के लिए है, वाई है मेरा जे कैप वाली डायरेक्शन में और जेड है मेरा के कैप की डायरेक्शन में। अब जैसे ही मैंने इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया, ये एक वेक्टर बन गया है। और ये वेक्टर क्या बता रहा है? इस पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि ओरिजिन से कितना दूर है। इतनी बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिजिक्स में याद रखना, जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे हम यूज करते हैं आर वेक्टर। आर रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर। तो अगर मेरे को कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखना है मैं उसे लिखूंगी आर वेक्टर। अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट था 2, 3, 4, तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा? आप लोग बताओ, अगर पॉइंट है 2, 3, 4 तो आर वेक्टर 2I plus cap 4 3J cap 2I plus 4 cap Z plus cap. 3J cap plus 4 Z cap. जेड कैप नहीं है, के कैप है। जेड कैप वाई कैप कुछ नहीं होता, आई कैप जे कैप के कैप आ गया और साथ में जो जिस एक्सिस के लिए था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको पोजीशन वेक्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे Yes, ma'am. कि एक पोजीशन वेक्टर आया, उसकी कोऑर्डिनेट्स है अलग अलग एक्स वाई जेड, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यही फॉर्म जो यहाँ पे मेंशन है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था आपने? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। हम वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं P और Q, तो मैं इन दोनों को पहले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बना सकती हूँ। जैसे अगर P का बनाऊं तो आएगा x1 i कैप, y1 j कैप, ऐसे ही z1 k कैप। और ऐसे ही मैं Q वाले का बना सकती हूँ x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ये क्लियर है सबको? ये पोजीशन वेक्टर आ गए Yes, ma'am. P और Q। तो इसका मतलब मैंने ओरिजिन से ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए और इन दोनों का नाम दे दिया, एक का R1 एक का R2। अब मेरे को इन दोनों के बीच में गैप बनाना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना था? तो मैंने P और Q को ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास ये S वेक्टर बन गया। अब जैसे ही S वेक्टर आया, मेरे को 2 मिनट देना, 1 सेकंड।
ये दो वेक्टर थे। अगर आप इस डायग्राम में देखो, R1 है ये वाला, ये S वाला है और ये R2 है। तो अभी ट्राइंगल लॉ आपने नहीं पढ़ा है, पर ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे R1 और S ये सेम साइकिल में चल रहे हैं, तो मैं उन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, और जो थर्ड वाला वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐड करके वो उसके इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. यहाँ से अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इन दोनों के बीच में बन रहा था, एस वेक्टर, मेरा काम तो वही निकालना था, वो निकालूं तो वो R2 माइनस R1 आ जाएगा कि P से Q में कितना डिस्टेंस है, R2 माइनस R1। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना याद रखना, जैसे ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी चीज, I का कंपोनेंट I में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आप X वाले को J वाले में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे हमें R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप X2 में से X1 सब्ट्रैक्ट करोगे और साथ में I कैप रहेगा। फिर अगर आपको J वाला कंपोनेंट लिखना है तो बताओ मेरे को, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y2 minus y1 माइनस y1। सिमिलरली K वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? Z2 माइनस Z2 minus Z1. Z2 माइनस Z1। फिर सबको Z1. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? Yes, तो ma'am. अब क्या मैम। सैम्पल क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं मेरे पास, ये भी नहीं लिखती मैं, P पॉइंट है मेरे पास 1 2 3 और Q पॉइंट है 4 5 6। अब आपको यही सेम फॉर्मूला यूज करके मेरे को पहले S वेक्टर बताना है। तो बताओ मेरे को क्या आएगा? 3i कैप 3i कैप में और आएगा, फिर प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। 3i कैप प्लस 3j ठीक है। अब कैसे आया ये मेरा था R1 वेक्टर के लिए और ये था मेरा R2 वेक्टर के लिए। तो मैं क्या करूंगी, इसके x वाले में से इसका x वाला माइनस कर दूंगी। मैंने किया 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट और साथ में i कैप लगा दिया। सिमिलरली फिर मैंने किया 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट और साथ में j कैप लगा दिया। फिर 6 में से 3 को करेंगे और साथ में k कैप लगा देंगे। तो हमारे लास्ट में आंसर आ गया 4 माइनस 1 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप और 6 माइनस 3 3k कैप। क्लियर है सबको ये कैसे आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, हमारे पास कोई एक रैंडम वेक्टर है, जैसे यहाँ पे R वेक्टर कहीं हवा में बना हुआ होगा, ना तो x डायरेक्शन में ना y डायरेक्शन में, और हम इसका एंगल देखते हैं x वाली एक्सिस के साथ, जो है यहाँ पे थीटा, कि वो थीटा एंगल ऊपर है x एक्सिस से। और अब मेरे को इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। एक पार्ट जाता है x वाले की तरफ, जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका x में क्या वैल्यू हो जाएगी, और एक पार्ट मेरा y में जाता है। अब इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है, इतना याद रखना, जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ कॉस लगा देना, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन लग जाएगा। पहली चीज तो ये। अब इनका अगर प्रूफ बात करो तो प्रूफ कैसे होएगा, अगर मैं ट्राइंगल लूं POM, उसमें ध्यान से देखो, मैंने यहाँ P से परपेंडिकुलर डाला M पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ट्राइंगल बोल रही हूँ POM, तो बेस क्या है? cos थीटा। MO. तो हम निकालेंगे OM है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OP. OP। अब देखो OP नहीं, हम R ले सकते हैं, क्योंकि हम R सिर्फ हमें R गिवन है, और वेक्टर वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ OM अपॉन R।
तो यहाँ से मेरे पास OM की वैल्यू क्या आ गई, r cos थीटा। सिमिलरली मैं साइन थीटा लगा के r sin थीटा निकाल सकती हूँ PM का साइज। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब जैसे हम लोग वहां पे लिखते थे P पॉइंट होता था x, y, अभी तक आप करते थे ग्राफ पेपर पे, तो x क्या होता था कि वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और y की y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। यही होता था कि कितना डिस्टेंस है ग्राफ पे, स्कूल में करा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x डिस्टेंस कितना है, r cos थीटा, और y वाला डिस्टेंस कितना है, r sin थीटा। तो अब अगर मैं इस P पॉइंट को फिर से पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, तो क्या करना होता था, x के साथ i कैप लगाना होता था, y के साथ j कैप। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है r cos थीटा i कैप और r sin थीटा j कैप। और ये पूरा क्या है, मेरा r वेक्टर जो यहाँ पे बना हुआ है, पोजीशन वेक्टर का नाम दे रखा है r वेक्टर। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये जो पार्ट है ये क्या बन गया मेरा, r का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कि r का x में क्या वैल्यू आ रही है, और दूसरा पार्ट बन गया r का y में कंपोनेंट कि r की y डायरेक्शन में क्या वैल्यू आती है। तो यही है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जैसे r x इक्वल्स टू r cos थीटा और r y इक्वल्स टू r sin थीटा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास आएगा r x स्क्वायर प्लस r y स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ये टर्म आएंगे अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर रही हूँ, और Yes, ma'am. राइट साइड होगी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं राइट साइड में से r स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, 1. Cos square theta plus sin square थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1. r स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 बच गया है मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे को बताना है कि जो r वेक्टर था उसका साइज क्या है, तो मैं लिख सकती हूँ दोनों साइड अंडर रूट करके, कि r वेक्टर क्या आया, दोनों का स्क्वायर हमने किया, ऐड करा और फिर इसका अंडर रूट ले लिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मेरे पास कोई वेक्टर है, दो कंपोनेंट्स है। अब मेरे को बताना है कि जो मेन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगी, उन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, फिर अंडर रूट ले लूंगी। अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब मेरे को अगर उसकी डायरेक्शन बतानी है, मतलब ये एंगल बताना पड़ेगा कि कितना एंगल Tan को, theta. तो एंगल के लिए हम लोग मैम यूज, आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मेरे को Yes, एंगल ma'am. बताना है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं tan थीटा यूज करती हूँ। अब जैसे ही मैंने tan थीटा लगाया, तो बताओ POM ट्राइंगल में से tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी, Perpendicular upon base परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, EM. R sin theta. MP. r sin MP. थीटा, बेस मतलब r cos R थीटा, cos theta. और ये ऊपर वाली चीज क्या थी मेरी, y का कंपोनेंट, और ये क्या था मेरा x का कंपोनेंट। तो अगर मेरे को टैंजेंट की वैल्यू निकालनी है, मेरे को थीटा निकालना है, मैं सीधा क्या करूंगी, जो y पे था और जो x पे था उन दोनों को बस डिवाइड कर दूंगी। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अब अगर ये क्लियर है तो मैं अब आपको क्वेश्चन देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास है फोर्स F और उसकी वैल्यू दे रखी है 60 न्यूटन, और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। ठीक है कि 30 डिग्री एंगल। अच्छा फिर मैं बताओ, अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है तो वाई के साथ कितना एंगल है, 60. 60 डिग्री। 30 डिग्री बोला किसी ने, ये पूरा 90 होता है, तो 90 में से माइनस करूंगी मैं 30 को, तो वाई वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब मेरे पास ये फोर्स F वेक्टर है इस R वेक्टर की जगह।
और मेरे को इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है और वाई में भी कंपोनेंट बताना है। तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए क्या लगाऊंगी मैं, कोई बता सकता है? एफ कॉस थीटा। आप ध्यान से देखो, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस लगाना है, कॉस 30 डिग्री। और मैं निकाल कौन से वेक्टर का ले रही हूँ, एफ का, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। अब वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Sin 60 degree. F sin 60 degree. अब देखो कोई बोल रहा है 30 डिग्री, कोई बोल रहा है 60 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी थीटा लिखा है मैंने और यहाँ पे भी थीटा ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है θ1 θ2। तो जो थीटा यहाँ पे था वही इसमें भी लगाना है, वही उसमें भी लगाना है। अगर एक में 30 है तो दूसरे में भी 30 ही लगेगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी एफ साइन 30 डिग्री ही आएगा। अब मेरे को बताओ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन बताएगा? √3/2. √3/2, साथ में ये एफ भी है, एफ का साइज दे रखा है 60। √3. 30√3। देखो मैंने क्या किया, एक्स कंपोनेंट के लिए एफ एक्स लिख देते हैं उसे, 60 को मल्टीप्लाई कर दिया cos 30 से, और cos 30 होता है मेरा √3/2। ये कैंसिल होके बच गया 30√3। ठीक है। अब अगर मेरे को y कंपोनेंट निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैम 30 डिग्री. 30, करेक्ट। साइन 30 के लिए वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो मेरे पास खाली 30 आ गया। अच्छा अब ये बताओ इन दोनों की यूनिट क्या होगी जो पीछे लगाऊंगी, एफ एक्स और एफ वाई की? न्यूटन. न्यूटन ही होगी क्योंकि है तो फोर्स ही, तो न्यूटन ही रहेगा इधर भी और इधर भी। अब अगर मेरे को इस एफ वेक्टर को इन दोनों कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे हम आर वेक्टर को लिख रहे थे, एक आई कैप के साथ लगा रहे थे, एक जे कैप के साथ, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आई कैप वाले में क्या लगाऊं मैं, आई. 30 √3. इतना ध्यान देना, जो एक्स के साथ है वही लगा दो बस आई कैप के साथ। जैसे यहाँ पे एफ कॉस 30 है, मतलब 30√3, तो 30√3 आप लगा सकते हो आई कैप के साथ, और जे कैप के साथ क्या लग जाएगा, 30. मैम 30. 30। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब मान यस लेते मैम. अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, वो गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप। अब इसका बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में 2. ठीक है। 2. तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैम इनका स्क्वायर अंडर रूट। चलो अंडर रूट मैंने लगाया, पहले बताओ किसका स्क्वायर करोगे, ए का. मैम आई कैप के साथ है. 2. हम 2 का 2 का स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर करना है, बस नंबर का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कर दिया, और अब क्या करूं, Y वाली टर्म का स्क्वायर. y वाली टर्म का स्क्वायर, 2 का 6. तो ये आ जाएगा √8। अब अगर मैं पूछूं कि इस ए कैप ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो क्या निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन के लिए, tan थीटा. tan थीटा, बिल्कुल करेक्ट। और tan थीटा के लिए मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं, तो कभी याद भी ना रहे कि y वाला ऊपर आएगा x वाला ऊपर आएगा। याद रखो कि जब आप नॉर्मल ग्राफ बनाते हो तो y वाला परपेंडिकुलर होता है और x वाला बेस होता है, वही आपको लगाना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगी मैं ऊपर, sin थीटा. F sin theta f sin थीटा upon F cos. F अच्छा। cos theta. एफ को. ये रुक जाओ f sin थीटा f cos थीटा, ये दो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें बताना है ए वाले में। आर sin थीटा.
r sin थीटा। देखो हम लोग, मैंने बताया था tan थीटा में हम लोग लगा रहे थे r का y कंपोनेंट अपॉन r का x कंपोनेंट। यही तो था, r sin थीटा हमारा y कंपोनेंट था, r cos थीटा हमारा x कंपोनेंट था। समझ आया था सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. जब हम Yes, कोई भी sir. वेक्टर है Yes, ma'am. tan थीटा लगाना है ना, तो उसका y कंपोनेंट ऊपर लिखना और डिवाइड बाय x वाला कंपोनेंट। जैसे इस केस में y कंपोनेंट है 2 और x कंपोनेंट भी 2 आ गया, तो मेरे पास आ जाएगा 1। क्लियर है सबको ये कैसे आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये बताओ, अगर tan थीटा 1 आ गया तो थीटा कितना आएगा? Ma'am, 45. 45 by 4. 5 डिग्री। ठीक है, तो 5 ऐसे by 4. 45 डिग्री। तो इसका मतलब कि ए वेक्टर 45 डिग्री ऊपर है एक्स एक्सिस से। यहाँ पे कहीं है मेरे पास ए वेक्टर। क्लियर है सबको कैसे आया ये सारा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मान लेते हैं कि मेरे पास दो 2D नहीं 3D सिस्टम है, जिसमें मेरे पास 3 वेक्टर हैं, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। और इस केस में अब मेरे को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो याद रखना, जैसे 2D में हम स्क्वायर करके ऐड करते थे, 3D में भी वही सिस्टम है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। जैसे अगर मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले मैं 2 का स्क्वायर करूंगी, फिर इसमें y वाले का स्क्वायर कर दूंगी और इसी में ही z वाले का स्क्वायर कर दूंगी और ऐड करके इस पूरे का अंडर रूट ले लूंगी, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब वहां पे सिर्फ हम कॉस और साइन ले रहे थे, यहाँ पे हम 3 अलग एंगल लेंगे, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। ये थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड है क्या? ये जो कोई भी वेक्टर था जिसको मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ना है, उसका अलग अलग एंगल, कि वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है तो उसके साथ बना रहा होगा कुछ थीटा एक्स एंगल, फिर y वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो गया थीटा y एंगल, फिर z वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो गया थीटा z एंगल। ये समझ आ गया सबको x y z क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें फॉर्मूले में याद कैसे करना है? अब जब हम x वाला कंपोनेंट लेंगे, जैसे हमारे पास है थीटा x और ये मेरे पास है r, तो थीटा x के टाइम पे बेस हो गई मेरी x एक्सिस, तो मैं r का x वाला कंपोनेंट ले लूंगी बेस की जगह, और हाइपोटेन्यूज r हो गया मेरे पास, तो मैंने r ले लिया। सिमिलरली जब ये थीटा y होगा तो ये मेरी y वाली एक्सिस हो जाएंगी, बेस हो जाएगा मेरा y वाला कंपोनेंट और हाइपोटेन्यूज r वाला कंपोनेंट। ऐसे ही z के लिए भी निकाल सकते हो। ये समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप इन तीनों का स्क्वायर करो, वो भी कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। जैसे इस टर्म और इस टर्म का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, मेरे पास आएगा आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस जेड वाली टर्म का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? RX plus अगर मैं राइट साइड का बोलो विकास, RX plus RY plus RZ. अब उनका स्क्वायर भी है, उनको मत भूल जाना, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तीनों में, स्क्वायर रूट हट गया और ये टर्म एज इट इज आ गई, और यही टर्म मेरी यहाँ न्यूमरेटर में है। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकती हूँ, और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 1। इसीलिए हमारे पास ये रिलेशन आता है कि अगर मैं तीनों एंगल्स का कॉस थीटा निकालूं और उनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है सारा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 वेक्टर हैं और इन तीनों का पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड बताओ, एंगल विद एक्स एक्सिस बताओ,
और यूनिट वेक्टर बताओ। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप ट्राई करना। वैसे मैं करवा चुकी हूँ, तो फर्स्ट वाले का कौन बताएगा मैग्नीट्यूड? फर्स्ट वाला जो पार्ट है, बोलो ललित। √8 √8 आ जाएगा, करेक्ट। पहले हम x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, वो 2 का स्क्वायर, फिर y वाले का स्क्वायर, मतलब एक और 2 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, तो √8। अच्छा, √8 को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2√2 2 रूट, करेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। अब इसका एंगल विद x एक्सिस बनाना है, तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। tan थीटा। हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा में क्या, x ऊपर क्या आता है, y का कंपोनेंट या x का कंपोनेंट? y का कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या रेशियो आ जाएगा? 2/2 इक्वल्स टू 1। तो थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री। करेक्ट। अब अगर यूनिट वेक्टर बताना है, तो यूनिट वेक्टर एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे बताएंगे। जैसे इस केस में है, तो हमारे पास r1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, और r का जो मैग्नीट्यूड, r1 का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, वो आया 2√2 यहाँ पे। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो r1 वेक्टर डिवाइड बाय r1, जो आ गया जैसे 2i कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाय 2√2। अब डिवाइड करते हुए ध्यान रखना ये फ्रैक्शन है, तो एक एक दोनों की दोनों टर्म डिवाइड होंगी, एक को मत करना। ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे, ऐसे मत करना कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया पर ये वाला 2 बच गया, फिर आंसर गलत आएगा। तो यहां से आ गया i कैप अपॉन √2 प्लस j कैप अपॉन √2। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। आ गया। अब मेरे को सेकंड वाले में मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा? √16। √16। √16 क्या होता है वंश? मैम 4। 4। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं, सबका 4 आ रहा है। हम लोगों ने पहले क्या किया, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर। जब y का स्क्वायर करोगे तो याद रखना यहाँ पे -2√3 है, तो पूरी टर्म को इकट्ठा उठाना, अलग अलग मत उठाना, इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करते हुए ये तो डायरेक्ट आप कर दोगे 4, जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3. यहां से आ गया 16, और इसका फाइनल में हम लोग अंडर रूट लेते हैं इन सारी टर्म्स का, तो मेरे पास आंसर आ गया 4। अब एंगल बताना है, तो एंगल इसमें मैं हेल्प कर देती हूँ थोड़ी। एंगल में क्या रेशियो आएगा? मैम 1/√3। खाली √3 आएगा। y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? 2√3। -√3 -2√3। करेक्ट मीना, -2√3। और x कंपोनेंट क्या है? 2। 2। करना, माइनस साइन को आप Under root इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो साथ में लगा हुआ है। अब जैसे ही रेशियो आया तो फाइनल आंसर आ गया -√3। अब बताओ ये tan की कब वैल्यू होती है -√3? 60 डिग्री। स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है सबने, याद करो। मैम नेगेटिव वैल्यू सेकंड कब? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कैसे निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। देखो बाकी लोग जिनको नहीं समझ आ रहा है, जो tan होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, पर सेकंड वाले में नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे आंसर नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव के लिए आंसर निकालना है आपको, तो पहले इस नेगेटिव को इग्नोर कर दो कि tan थीटा अगर √3 होता तो थीटा क्या आ जाता? 60 डिग्री।
अब अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट लेना है। ये होता है 0, ये 90 और ये 180। इतना सबको पता है 0, 90, 180 कैसे आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जैसे ही हमें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल लेना है, मैं 180 माइनस थीटा करती हूँ ताकि वो 180 से थोड़ा कम आए और इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। और जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा मेरे को tan नेगेटिव मिल जाएगा। तो जो मेरा थीटा पॉजिटिव आंसर दे रहा था उसी को माइनस करना है। तो जैसे यहाँ पे 60 डिग्री था तो मैं 180 में से 60 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया इस केस में? 120 डिग्री। 120 degree. क्लियर है सबको कैसे आया 120 डिग्री? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं कि वो क्वेश्चन में बोले इसका डायग्राम बनाओ, मैं 2 डायग्राम बनाती हूँ, आप बताना कौन से वाला करेक्ट है। ऊपर वाला करेक्ट है या नीचे वाला करेक्ट है? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला मैम. नीचे वाला। इसमें एंगल 120 है, इसमें एंगल 60 डिग्री है। अच्छा अब फटाफट बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड 4 आया है, तो यूनिट वेक्टर के लिए बस डिवाइड करना है दोनों को। On मैम वंश आपके पास ब्रेक हो रही है। कौन बताएगा यूनिट वेक्टर? I/2 कैप आई अपन I/2 हाँ माइनस √3/2 माइनस √3 करेक्ट। आप इस पूरी इक्वेशन को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आई के साथ आ जाएगा 1/2 आई कैप और जे के साथ आ जाएगा 2 से 4 कट गया 2 माइनस √3/2 जे कैप। किसी को डाउट है इस पार्ट में कि कैसे आया यूनिट वेक्टर? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके अगर इसमें डाउट नहीं है तो थर्ड वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड बताओ। मैम √162 √162 से सिंप्लीफाई करो वंश। मैम 2√9 उल्टा बोल रहे हो। 9/2. √2। 9 9/2. करेक्ट। ठीक है सबका आ गया 9 √162 आ गया है तो वो भी करेक्ट है। अच्छा उस केस में भी एंगल क्या आ जाएगा? Tan theta. tan थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45. थीटा 45 आ गया क्योंकि y कंपोनेंट और x कंपोनेंट सेम है, रेशियो 1 हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर मैम I cap upon 9 आई कैप अपॉन 9 I/√2 हाँ आगे प्लस J/√2। करेक्ट। देखो वंश कैसे आएगा, ये मेरे पास है यहाँ पे मैं बता रही हूँ 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप ये था और मैग्नीट्यूड आया था सबका 9 √2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2। क्लियर है सबको ये पार्ट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है तो फिर हम कल पढ़ेंगे वेक्टर लॉस। जब तक मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन दे देती हूँ कि अगर मेरे पास है इसका मैग्नीट्यूड बताओ कि आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √13। √13 करेक्ट।
देखो इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट है तो तीनों का स्क्वायर करेंगे, x वाले का करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर Zero. 0. और Zero. Zero. -3 का स्क्वायर 9. Nine. Plus Nine. 9. करेक्ट। तो मेरे पास आ गया √13। अब अगर मेरे पास है, मान लेते हैं कोई फोर्स कोई r है, उसका x कंपोनेंट दे रखा है 20 और थीटा गिवन है 60 डिग्री विद x एक्सिस। फाइंड r कि r कितना था। तो कैसे करोगे? x कंपोनेंट गिवन है, मतलब क्या गिवन है? cos Cos theta. Cos theta. हाँ, r cos थीटा पता है आपको, कितना दे रखा है 20। अब बताओ हमें क्या निकालना है? हमें तो r निकालना है। क्या करोगे आप? मैम Cos r cos r sin 60 theta r cos 60, आपको थीटा भी दे रखा है, बस r cos 60 पुट करा तो 20 आ गया। 40. वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा √3 अपॉन 40 करेक्ट, √3/2 इक्वल टू 20। इस 2 को उधर ले जाओगे, √3 को डिनोमिनेटर में ले आओगे, 40/√3। क्लियर है सबको? ये कैसे आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, अगर कोई एक कंपोनेंट दे रखा है, आपको मेन वेक्टर निकालना है, तो आप उससे ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम cos 60 मैम हाफ होता है. cos 61/2 होगा। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट। cos 61 हो जाएगा, 1/2 जाएगा, तो इसकी सीधा वैल्यू आ जाएगी 40। करेक्ट। सॉरी। तो क्लियर है सबको आज जो पढ़ा है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ओके, तो कल ये रिवाइज करके आना, तो हम आगे वेक्टर लॉस पढ़ेंगे, ऐड कैसे करते हैं अलग अलग वेक्टर्स को। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good night, ma'am.